नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। वित्त मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए हैं जिसके मुताबिक भारत के निर्यात में लगातार 9वें महीने में कमी आई है। अगस्त में निर्यात 20.66% तक यानी कि 21.26 अमेरिकी डॉलर तक घटा। इसके कारणवश व्यापार जो घाटा है वो और भी बढ़ गया है 12.47 अरब अमेरिकी डॉलर तक। निर्यात में जिन क्षेत्रों में गिरावट देखी गई उनमें पेट्रोलियम, इंजीनियरिंग, चमड़ा उत्पाद और कालीन भी शामिल हैं। अब निर्यात में आई इस कमी की वजह आखिर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पाद कीमतों यानी कि जो कमोडिटी प्राइस है उसमें कमी आना और वैश्विक मंदी भी इसकी वजह बताई जा रही है। एक्सपोर्टर्स में जाहिर है इसको लेकर काफ़ी चिंता है और सरकार से वो मांग कर रहे हैं कि वो हालात को बेहतर करने के लिए कोई कदम उठाए। आखिर किस तरह के संकेत हैं ये पूरे देश में जो आर्थिक व्यवस्था है उसको लेकर, जो आर्थिक नीतियाँ हैं सरकार की उसको लेकर किस तरह किस इशारा किस तरफ जा रहा है? क्या वाकई जो नौकरियाँ नहीं बननी थी उनमें कमी को लेकर भी जो चिंताएं हैं वो इससे और बढ़ गई हैं? ये सब कुछ समझने की हम कोशिश करेंगे और किस हद तक जो है वो वैश्विक असर जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है और भारत कितना इस पर काबू कर सकता है अगर सरकार कुछ कदम उठाए, जैसा कि एक्सपोर्टर्स कह रहे हैं। मेरे साथ अजय शंकर जी मौजूद हैं जो कि सेक्रेटरी रह चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में, वरिष्ठ पत्रकार, अर्थव्यवस्था को अच्छे तरीके से समझने वाले। यतीश राजावत भी मेरे साथ मौजूद हैं। रेणु कोहली हैं मेरे साथ जो कि स्टाफ मेंबर रह चुकी हैं आरबीआई की और साथ ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ भी जुड़ी रही हैं। साथ ही डॉक्टर प्रवीण झा मेरे साथ मौजूद हैं जो कि जेएनयू में प्रोफेसर हैं और जाने माने अर्थशास्त्री हैं। यतीश जी, आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूँ कि ये जो आंकड़े हमारे सामने नज़र आ रहे हैं लगातार 9 महीने से नज़र आ रहे हैं और ये अब इस हद तक हो गया है कि बाकायदा चिंता जो है वो एक्सपोर्टर्स में हो गई है। अभी अभी कुछ दिनों पहले ही मुलाकात भी हुई है एक्सपोर्टर्स की प्रधानमंत्री के साथ जिसमें उन्होंने चिंता जाहिर की है। देखिए, लगातार 9 महीने से गिरावट आई है और सबसे ज़्यादा जो गिरावट का कारण है वो पेट्रोलियम पदार्थ है। पेट्रोलियम पदार्थ का इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे इतना नहीं पड़ता, लेकिन कुछ क्योंकि ये रिफाइंड प्रोडक्ट हैं क्योंकि तेल के भाव गिरे हैं। आप जानते हैं पिछले 1 साल में तेल के भाव आधे से कम हो गए। तो रिफाइंड प्रोडक्ट यानी कि पेट्रोलियम पदार्थ, डीजल, एविएशन फ्यूल वगैरह जो एक्सपोर्ट किए जाते थे, ऑटोमेटिकली उनके दाम गिर गए हैं। तो वैल्यू टर्म्स में उनका प्रपोर्शन गिर गया। मान लीजिए जो चीज़ आप पहले 1000 रुपये की बेचते थे, वही $1000 की बेचते थे, वही अब आप $500 की बेच रहे हैं। तो $500 की बेच रहे हैं तो उसका एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन कम हो गया। ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो कम हुआ है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि तादाद ना घटी हो चाहे, लेकिन जो रुपया आ रहा था, जो मनी आ रही थी वो घटी है? हाँ, तो इसमें तादाद कम घटी है, हाँ। लेकिन जो पैसा आया था वो ज़्यादा घटा है। ये पेट्रोलियम पदार्थ को लेके स्थिति। बाकी जो सेक्टर हैं जैसे आप लेदर प्रोडक्ट्स ले लीजिए या आप जेम्स एंड ज्वेलरी ले लीजिए। जेम्स एंड ज्वेलरी का कनेक्शन सीधा वैश्विक मंदी से है, क्योंकि ये एक मतलब जब माहौल अच्छा होता है तो इसकी खपत ज़्यादा होती है। चीन हिंदुस्तानी जेम एंड ज्वेलरी का एक मेजर कंज्यूमर है, अमेरिका दूसरा है। ये दोनों देशों में आप जानते हैं एक मंदी के हालात बने हुए हैं काफ़ी समय से। तो जेम एंड ज्वेलरी के जो एक्सपोर्ट गिरे हैं वो इस वजह से गिरे हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चिंता का है विषय इन 9 महीनों में वो है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा नौकरियाँ होती हैं, लेबर इंटेंसिव जिन्हें कहा जाता है, उन सेक्टरों में जिसमें लेदर आता है, जेम्स एंड ज्वेलरी आता है और अपैरल एक्सपोर्ट्स आता है। अपैरल में कपड़े के निर्यात में, खासतौर से बने हुए कपड़े में यानी कि शर्ट, पैंट और ये इस तरह की चीज़ों में, उसमें लगातार गिरावट का कारण बहुत चिंताजनक है जी। इस माहौल में, जबकि हमारे निकटतम देश जैसे वियतनाम या इंडोनेशिया ले लीजिए, वियतनाम के उसी दौरान में बढ़े हैं, इंडोनेशिया के अपैरल एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, हमारे गिरे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारी उसमें कॉम्पिटिटिवनेस कम हो रही है। बिल्कुल। तो यानी साफ तौर पर इस पे जो राजनीतिक वजह बन रही हैं फिक्र की, वो भी होना चाहिए जब नौकरियों में कमी होगी। और अब लगातार जो है चुनाव का मौसम बिहार से शुरू होकर और फिर आगे बढ़ेगा दूसरे राज्यों में। अजय शंकर जी, आप इसको किस तरह से देखते हैं? फिलहाल अगर देखा जाए जो ट्रेड डेफिसिट है वो फिलहाल बढ़ गया है, $12.47 बिलियन बताया जा रहा है और इसका मुकाबला अगर करें पिछले साल के मुकाबले तो ये फ़र्क और भी ज़्यादा नज़र आता है। नहीं, स्थिति गंभीर है लेकिन चिंताजनक नहीं है, क्योंकि जैसा आपने बताया कि अगर क्रूड के प्राइसेस घट गए हैं तो उसका हमारा इंपोर्ट प्राइस आधा हो गया, एक्सपोर्ट प्राइस भी आधा हो गया। तो एक्सपोर्ट्स कम हुए लेकिन हकीकत में कोई ख़ास परिवर्तन नहीं हुआ।
दूसरी बात ये है कि ये ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ जो भी निर्णय लिए जाएंगे उनका असर कुछ महीनों, 3, 6, 8, 9 महीनों बाद पड़ता है। तो मेरा मानना है कि ये समय है कि हम गंभीरता से फंडामेंटल्स पर विचार करें और वहाँ आवश्यकता है काफ़ी बड़े कदमों की। तो मैं 2-3 जैसे? बातें आपके सामने रखूँगा। पहली बात यह है कि हमारा देश मानता रहा है, और अभी से नहीं, कई दशकों से, कि मजबूत रुपया मतलब होता है कि मजबूत अर्थव्यवस्था। वास्तविकता ठीक विपरीत है। तो जितने देश कामयाब हुए हैं, चीन है, कोरिया है, जापान है, उन्होंने कोशिश की कि उनका जो एक्सचेंज रेट है, जो बाजार शक्तियां जहां रखें उससे थोड़ा नीचे रखें, जिससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उनको मिले। हमारा देश ऐसा है कि पिछले 10-15 साल में जो रियल एक्सचेंज रेट है वो बढ़ता गया है। अब जब रियल एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो बाहर से जो चीज़ें आती हैं सस्ती हो जाती हैं, तो हमारे लोग उसका मुकाबला नहीं कर पाते और हम एक्सपोर्ट मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाते। तो अभी तक हमारे देश में आम सहमति नहीं बन पाई है कि हमारे पास कॉम्पिटिटिव एक्सचेंज रेट होना चाहिए। करना क्या चाहिए? हमारे गवर्नर आरबीआई नहीं कहते हैं, सरकार में अभी कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर कह रही हैं, लेकिन सरकार में एक आवाज़ से ये बात नहीं कही जा रही है। जी। दूसरी बात यह है, जो आपने सही बताया, कि लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग में हम कामयाब नहीं हुए। तो गारमेंट एक्सपोर्ट हमारा बढ़ना चाहिए। बांग्लादेश और वियतनाम का भी ज़्यादा है हमसे। अब इसकी पीछे और उन वजहों को और हम ध्यान नहीं देंगे तो कामयाबी मुश्किल से प्राप्त हो। जैसे एक छोटा उदाहरण दूँ कि अभी तक मजदूरों के लिए रहने की व्यवस्था हमारे औद्योगिक नीति में नहीं है। तो अगर हमारा मजदूर कारखाने में आएगा थका हुआ, सुबह उसको तकलीफ होगी नहाने की, पहले उसको एक कप चाय चाहिए काम शुरू करे, तो उसी के मुकाबले में जो वियतनाम का मजदूर है या चीन का मजदूर है, मशीन वही है, तो उस पर उत्पादकता ज़्यादा होगी। बिल्कुल। सिमिलरली मजदूरों के प्रशिक्षण के लिए स्किल मिशन अब शुरू हुआ है, बहुत देर से शुरू हुआ है, लेकिन उसमें फोकस की ज़रूरत है कि जहाँ जहाँ लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है वहाँ हम सरकार के धन से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में और काम करें। फिर हमने ज़मीन की कीमतें बहुत महंगी कर दी हैं, सब ऑक्शन करके देते हैं। तो अगर ज़मीन एनसीआर में इतनी महंगी होगी कि अगर हम कपड़े का कारखाना लगाने से तो कुछ और करेंगे तो कपड़े का कारखाना हम लगाएंगे नहीं। बिहार के गांव में हम लगा नहीं सकते। तो इन मौलिक चीज़ों पर जब तक हम ध्यान दे के पुनः विचार करके बिल्कुल बेसिक्स पे नहीं जाएंगे तो आप ये कह रहे हैं कि जहां हाई पॉलिसी को भी देखने की जरूरत है, वहीं माइक्रो लेवल पे भी पॉलिसीज में तब्दीली की जरूरत है, जमीनी स्तर पर। रेनू कोहली जी, ये बताइए कि क्या वाकई आप हेडलाइंस में आप देख रही हैं कि ये मुद्दा छा रहा है? जो लोग अर्थव्यवस्था को नज़दीक से जानते हैं वो जानते हैं कि ये मुद्दा जो है वो काफ़ी गंभीर है, राजनीतिक तौर पर भी इसकी कीमत हो सकती है, लेकिन फिर भी अजय शंकर जी कह रहे हैं कि बहुत चिंता की बात नहीं है। क्या सहमत हैं आप इस बात से? मैं उनकी सारी बातों से सहमत हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से ये चिंताजनक बात है, क्योंकि ये जो परिस्थितियाँ जो बाहर की बदल रही हैं वो कुछ महीनों का डेवलपमेंट नहीं है, वो थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट है, लॉन्ग टर्म चेंज है। अब अगर चाइना का एग्जाम्पल दें और उसमें जो उनकी ग्रोथ रेट में मंदी आई है, पहले चाइना 10% पर एनम पे ग्रो कर रहा था, अब जो है ऑफिशियली 7% पे आ गया है, लेकिन अनऑफिशियली सारे एनालिस्ट ऑब्जर्वर सबका ये कहना है कि 4 से 5% उसकी ग्रोथ रेट है। अब हरगिज इसका जो है एक फीडबैक इफेक्ट जो कहते हैं, सब कंट्रीज के आसपास जो उसको एक्सपोर्ट करती हैं या उससे ट्रेड में एंगेज करती हैं उनके ऊपर पड़ता है। इंडिया का भी खासकर जैसे जेम एंड ज्वेलरी का एग्जाम्पल दिया गया इसी चर्चा में, तो ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं। दूसरा जो है एनवायरनमेंट, जैसे कि मेंशन हुआ पहले कि बाहर में सबकी करेंसीज जो हैं नीचे जा रही हैं, इंडिया की ऊपर है, या अगर वैसे भी एक अलग चर्चा का विषय है कि इंडिया को भी अपना रुपए को उसी रेस में दौड़ाना चाहिए कि नहीं। तो ये दो फंडामेंटल चीज़ें हैं, इनको कैसे रिस्पॉन्ड करना है पॉलिसी के लेवल पे, और ये एक गंभीरता की बात है, क्योंकि इंडिया में जो है करंट अकाउंट डेफिसिट अभी कुछ टाइम में क्या होगा कि जो स्टैटिस्टिकल बेस इफेक्ट है पेट्रोल प्राइस का नीचे आना, वो सब इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों बराबर हो जाएगा और करंट अकाउंट का जो गैप जिसे कहते हैं वो फिर से खुल जाएगा। तो क्वेश्चन इसकी एक्सपोर्ट्स जो हैं हमारे निर्यात आयात को कवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम देखें
कि पेट्रो प्रोडक्ट्स का जो है इंपोर्ट वो बढ़ने लग गया है वॉल्यूम टर्म्स में, बिल्कुल मतलब सिर्फ दाम के उससे नहीं, क्योंकि डिमांड प्राइस नीचे चला गया, डिमांड इलास्टिक है। तो मेरे हिसाब से ये गंभीरता पूर्वक डेवलपमेंट है। और जैसा कि अजय शंकर जी ने कहा कि लॉन्ग टर्म में जो इंडिया एक बहुत हाई कॉस्ट इकोनॉमी बन चुकी है, उन चीज़ों के ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है, जिससे कि एक्सपोर्टर्स जो हैं compete करने के उसमें काफ़ी मोर कॉम्पिटिटिव हो जाएं। रेणु कोहली जी, बार बार बात ये हो रही है कि सरकार को कुछ करना चाहिए, इंसेंटिव्स मिलना चाहिए। किस तरह के इंसेंटिव की बात हो रही है? क्या सरकार इस स्थिति में है कि ऐसा कर पाए? अभी मुलाकात भी की है एक्सपोर्टर्स ने प्रधानमंत्री से। देखिए, ये जो इंसेंटिव्स हैं जिनकी चर्चा आ रही है अखबारों में भी, और जो टिपिकली सरकार पहले भी देती आई है और अभी भी शायद दे देगी, वो होता है कि इंटरेस्ट सबवेंशन होता है, विच मीन उसका मतलब ये है कि एक्सपोर्टर्स जो हैं बैंक से जो है वो 12% 14% पे अगर बोरो कर रहे हैं तो उनको जो है एक इंटरेस्ट रेट्स पर रिलीफ मिल जाती है 2 परसेंटेज पॉइंट की। ये जो है लॉन्ग टर्म में हेल्प नहीं करते। हालांकि ये बात सही है कि इंडिया में रियल इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हैं आज के वर्ल्ड में। तो सर्टेनली अगर मॉनेटरी पॉलिसी ओवरऑल ही अगर नीचे हो जाती है, रिलैक्स करती है, तो सिर्फ एक्सपोर्टर्स क्यों, पूरी इंडस्ट्री ही बेनिफिट करेगी। बिल्कुल। तो वो ये जो इंटरेस्ट सबवेंशन है, दूसरे एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स होते हैं, वो ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम है, इस तरह की चीज़ें ये हमेशा होती आई हैं, कभी लागू हो जाती हैं, कभी विड्रॉ हो जाती हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट अगर होना होता तो एक्सपोर्ट्स की जो इलास्टिसिटी ग्लोबल डिमांड से और उससे बढ़ गई होती है अभी तक। लेकिन फंडामेंटली ऐसा नहीं हुआ। वो होता ये है कि जब इंटरनेशनल ग्रोथ अच्छी होती है तो इंडिया के भी एक्सपोर्ट्स अच्छा चल, जब मंदी आती है तो एक्सपोर्ट्स हमारे बैठ जाते हैं और उस वक्त ये जो मांगे हैं उनकी जोरी आ जाती है। जी। तो इससे पहले कि मैं डॉक्टर प्रवीण झा की तरफ जाऊं, अजय जी, क्या आप इसका जवाब देना चाहेंगे कि वाकई सरकार किस हद तक कर सकती है? क्या उसकी इतनी गुंजाइश है पहली बार, और कितना फायदा होगा? नहीं, मैं दो बातें कहूँगा। एक तो ये है कि जो मौलिक विषय हैं उन पर अगर हम ध्यान नहीं देंगे और मौलिक बदलाव नहीं आएगा और सतही काम करते रहेंगे तो मेक इन इंडिया नहीं कामयाब होगा और इसमें कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं आएगा। शॉर्ट टर्म में जो भी एक्सपोर्टर्स की मांग है, अगर उनको इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाए तो ये मुनासिब होगा, क्योंकि अगर हम करेंसी को नहीं डिप्रिशिएट करने को तैयार हैं तो कम से कम इंटरेस्ट सब्सिडी दे दें, क्योंकि कुछ नहीं करेंगे तो फिर तो स्थिति में परिवर्तन नहीं आएगा। और अगर आप दूसरी तरफ देखें तो हम रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री देख लें या उस तरह के क्षेत्रों में देख लें तो साल में हम 1,00,000-1.5 करोड़ खर्च करते हैं। और उत्पादन संबंधित मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड सारी मिनिस्ट्रीज के बजट देख लें तो मुश्किल से 20-30-35 हज़ार करोड़। तो थोड़ा बहुत और पैसा खर्च करने के लिए मैं तैयार हूँ। जी, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो है वो जो सरकार कर सकती है, जो उसके हाथ में है और जो दीर्घकालीन है और जिसपे पिछले 3-4 साल से में काफ़ी प्रेशर है, वो है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। जो FTA हम साइन करते जा रहे हैं लगातार। हमने पिछले 4-5 सालों में बहुत सारे FTA साइन किए, जिसकी वजह से कई इंडस्ट्री खत्म हो गई हैं। खासतौर से लाइट इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री खत्म हो गई है, हैंडमेड टूल्स की इंडस्ट्री खत्म हो गई है, टॉयज़ की इंडस्ट्री खत्म हो गई है, अपैरल पे और फैब्रिक पे बहुत बुरा असर पड़ा है, क्योंकि इन FTAs के ज़रिए चीनी प्रोडक्ट बहुत आसानी से बिना ड्यूटी पे किए हुए हिंदुस्तान में आ रहे हैं। तो यानी आप ये कह रहे हैं जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं दूसरे देशों के साथ, खासकर जिनके साथ हमारा कॉम्पिटिटिव व्यापार है, उनमें नहीं होना चाहिए? उसमें तरीका होना चाहिए। हमें अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए पहले डिमांड रखनी चाहिए। और जहाँ पे हमें एक्सपोर्ट करना है, अब हमें थाईलैंड तो एक्सपोर्ट नहीं करना है, हमें हमारा एक्सपोर्ट जा रहा है यूरोप या अमेरिका, उन देशों के साथ हमने उस तरह से नेगोशिएशन नहीं की है। एक जल्दी रही है इन एग्रीमेंट को साइन करने में। अब जैसे एक हफ्ता पहले चीन के साथ हमने एक करार किया है जिसमें 42.5% पे बाउंड्री ड्यूटी को कैप कर दिया गया है। इससे क्या होगा कि जो चीनी पदार्थ आ रहे हैं उस पर अगर वो डंपिंग करेंगे तो आप उसको
रोक नहीं सकते। बिल्कुल। डॉक्टर प्रवीण झा, कई महत्वपूर्ण सवाल इस बीच उठ गए हैं। कई बार ये हो रही है कि जो हाई पॉलिसीज़ हैं वहाँ पर भी तब्दीली की ज़रूरत है, और जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, जो बुनियादी पॉलिसीज़ हैं जिनका जिक्र यहाँ बैठे दोनों मेहमानों ने किया, उसमें भी बदलाव की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले कि हम जाएँ नीतियों की तरफ, वो क्या कुछ किया जा सकता है? क्या सिर्फ इंसेंटिव से बात होगी? आप कितना गंभीर मानते हैं इस समस्या को, और ख़ासकर जो मेक इन इंडिया कैंपेन है शुरू से ही PM मोदी का रहा है, उसके लिए क्या ये झटके के तौर पर देखेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि सिर्फ पिछले 9 महीने को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये समस्या जो है काफ़ी लंबे अरसे से गहराती रही है, और उसके मैं आपको कुछ खास उदाहरण दूंगा। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि मेक इन इंडिया जिसको लोग पॉलिसी कह रहे हैं, वो कोई पॉलिसी नहीं है, स्लोगन है। और पॉलिसी होने के लिए बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो जिसको आपने कहा हाई पॉलिसी या बुनियादी पॉलिसी, मेरा तो ये मानना है कि हिंदुस्तान में कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है ही नहीं जो भी चरचरा गई इतनी बुरी तरीके से कि अभी जो है हम हाशिए पे कभी इधर कुछ कर देते हैं, कभी इधर कुछ कर देते हैं। जैसे पैनल पे लोगों ने कहा कि कभी एक्साइज ड्यूटी में कुछ फेरबदल कर देंगे, कभी इंटरेस्ट सबवेंशन कर देंगे। इस तरह की चीज़ें जो है बिल्कुल हाशिए की चीज़ें हैं। वो जब कैंसर हो उसके लिए आप जो है एक छोटा मोटा कहीं पे कोई चोट लग गई हो, उस पर आप मलहम लगाना चाहते हो, तो ये उस तरह की चीज़ें हैं। तो उसका क्या परिणाम हो सकता है? जो मौलिक चीज़ें हैं, जो अजय शंकर जी कह रहे थे और बाकी लोग भी जो कह रहे थे, यतीश जी ने जो कहा, इनफैक्ट मेरा तो ये मानना है कि जो हाल में FTAs हुए हैं, मतलब इकोनॉमिक पार्टनर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स और दूसरे किस्म के और जो करार हुए हैं, इसमें से अधिकतर ऐसे हैं जिनका ज़बरदस्त नुकसान हमें झेलना पड़ा है। कोरिया के साथ, साउथ कोरिया के साथ हम कुछ करते हैं जिसमें कि जो है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हमें देते हैं और हम उनको मछली बेचते हैं। अब इस सब तरीके से कोई इंडस्ट्री या कोई मैन्युफैक्चरिंग तो हो नहीं सकती है। चीन के साथ आप एक उदाहरण ले लीजिए कि 2000 के आसपास रफली हमारा जो ट्रेड बैलेंस था तकरीबन बराबर था उनके साथ। अभी हालत ये है कि 48 मेजर आइटम्स हैं जिनमें कि ट्रेड होता है, उसमें से 46 में हमारा बहुत सिग्निफिकेंट डेफिसिट है, 2 में जो है छोटा सा सरप्लस है हमारा। जबकि हमारी स्थिति एक समय में, आज से सिर्फ 10, 12, 15 वर्ष पहले मैं कह रहा हूं, इससे बेहतर थी। तो हमने क्या किया है अपनी इंडस्ट्री के साथ और मैन्युफैक्चरिंग के साथ, उसको सोचने की जरूरत है। आप देखें जितने सारे हाई एंड आइटम्स हैं, उन सब में 2 तरह की चीजें हो रही हैं। एक तो जो इंपोर्ट्स हमारे हैं हाई एंड आइटम्स में, उसमें आप देखिएगा कि जबरदस्त इजाफा हो रहा है, हमारा एक्सपोर्ट घटता चला गया है। दूसरा, जहां हम एक्सपोर्ट कर भी रहे हैं तो उसमें जो इंपोर्ट कंपोनेंट है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ रहा है। तो मिला जुला के मैं तो अचरज में आ जाता हूं जब लोग कहते हैं कि हमारे पास कोई इंडस्ट्री पॉलिसी है। ये एक तरह से मजाक है। जब हम ये बात करते हैं कि हमारी कोई औद्योगिक नीति है, तो कहाँ है नीति? कोई मुझे ये तो पहले बताए। बहुत बुनियादी सवाल आपने उठा दिया है। ये सबसे फंडामेंटल चीज है। जी हाँ। उसके बहुत बुनियादी सवाल आपने उठा दिया, लेकिन प्रवीण जी ये भी जवाब दे है। दीजिए कि बात ये तो हो रही है कि हमारी अपनी नीतियां तो जिम्मेदार हैं ही, जाहिर है, और ये जिक्र इस बात का भी है कि शायद ये नई सरकार का काम नहीं है कि साल 1.5 साल में सारी नीतियां बदली हैं, बल्कि पिछले 1-2 दशक का आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा निश्चित तौर पे जी हाँ, लेकिन इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय वजहें जिम्मेदार हैं, उसके अलावा जो आर्थिक मंदी की बात हो रही है, वो तो जाहिर है भारत उसके लिए एक कारक नहीं है। देखिए, जहां तक वैश्विक मंदी का सवाल है, वो 2007-8 के बाद जो स्थिति बनी है, वो एक जिसको कई अर्थशास्त्री कहते हैं ग्रेट रिसेशन, वो हालत बनी हुई है। वो हालत अगले कुछ समय तक बनी रहेगी। उससे कब निकलेंगे हम लोग, उसकी अभी किसी को अब उस पर कयास ही लगाया जा सकता है और कुछ नहीं किया जा सकता। हाल में जो चीन का जो झटका लगा है विश्व की अर्थव्यवस्था को, चीन में जो मंदी आई है, तो उससे कई देशों को नुकसान हुआ है और उसमें भारत का एक्सपोर्ट निश्चित तौर पे इफेक्ट हुआ। जैसे यतीश जी ने कहा और भी 2-1 पैनलिस्ट ने कहा कि जेम्स एंड ज्वेलरी वाला जो सेक्टर है उसमें हमें ये नुकसान हुआ। उसके अलावा जो चीन का जो डिवैल्यूएशन उन्होंने अपने युआन में जो किया है, उसका असर होगा। इसमें कॉम्पिटिटिव रेस होगा। उस कॉम्पिटिटिव रेस में जो है अब किसी का फायदा होगा कि नहीं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। उसके अलावा जो हम करेंसी वाली बात कर रहे हैं, क्या कोई मुझे ये बता सकता है इस देश में कोई अर्थशास्त्री अपने कहते हैं ना दिल पे हाथ रख के कहे कि साहब रुपए की असल कीमत ये है? किसको पता है कि रुपए की असल कीमत क्या है? एक कंप्लीटली वॉलेटाइल ओपन इकोनॉमी में किसकी क्या कीमत है कौन जानता है? नंबर 1। नंबर 2,
ये रुपए की कीमत जो है उसका, जैसे पहले भी लोगों ने कहा कि दोनों पक्ष उसमें है, एक्सपोर्ट भी है, इंपोर्ट भी है। अगर आपको एक तरफ थोड़ा फायदा होगा, दूसरी तरफ जबरदस्त नुकसान होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको पूरी तरह से डिकंट्रोल करें, जी जी, तो ये कहीं से जो एक सेंसिबल इकोनॉमिक लॉजिक कहिएगा वो नहीं लगता है। जी हाँ। रेणु कोहली जी, ये बताइए कि फिलहाल दो तरह के आर्गुमेंट्स आ रहे हैं। इसको आपको मैं उस आती हूँ वापस परिदृश्य और आपकी तरफ। परिप्रेक्ष्य में रखना होगा। जी हाँ, डॉक्टर झा, मैं आती हूँ आपकी तरफ। रेणु कोहली जी, ये बताइए कि दो तरह की बात हो रही है। एक तो ये है कि जो इंटरनेशनल वजह है, इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय वजह है जिन पर हमारा काबू नहीं है, एक तो वो चीज़ है, और दूसरी बात हो रही है जिस तरह के एग्रीमेंट्स हम दूसरे देशों के साथ कर रहे हैं वो देखने में शायद चमकदार लगते हैं, लेकिन जिस तरह का घरेलू असर पड़ रहा है वो खतरनाक है। और तीसरी बात, जो बहुत ही बुनियादी बात डॉक्टर प्रवीण झा ने उठाई है, वो ये है कि क्या वाकई इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी है भारत की, उसको लेकर जो उलझन है, क्या वो सुलझ रही है या और उलझ रही है बढ़ते समय के साथ? लास्ट क्वेश्चन पहले उनका मैं आपका जवाब दूं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी का उनका कहना बिल्कुल सही है। और शायद मेरे ख्याल से जो अजय शंकर जी ने जो इश्यूज रेज करे हैं कि ओवरऑल एक एनवायरनमेंट जो होता है इंडस्ट्री के लिए, उसमें वेजेस, लैंड कॉस्ट, जिनको कहते हैं हम इनपुट प्राइसेस, पावर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सारी चीज़ें जो हैं बहुत ऊंची हाई कॉस्ट पर हैं कंपेयर इनके और देशों, एक्सपोर्टिंग इमर्जिंग मार्केट्स की तुलना में, जैसे चाइना हुआ, वियतनाम हुआ, बांग्लादेश भी हुआ, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया एट्सेट्रा। दूसरा, इंटरनेशनल सिचुएशन जो है, देखिए किसी भी देश के कंट्रोल में नहीं होती कभी भी। सिर्फ हमारे काबू में, हमारे वश में वही चीज़ें हैं जो हम इंटरनली एक पॉलिसी रिस्पॉन्स के तरीके से कर सकते हैं। तो एक शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट होता है, साइकिल जो होती है, चलती है ग्लोबल, वो ऊपर नीचे चलती है। लेकिन अब जो सिचुएशन, जो स्थिति नज़र आ रही है इंटरनेशनली, वो एक स्ट्रक्चरल चेंज जिसको कहते हैं वो हो चुका है। जैसे कि अगर हम 2003 से लेके 8 का ट्रेड की ग्रोथ की बात करें या ग्लोबल मतलब इंटरनेशनल ग्रोथ की बात करें, वो ट्रेंड से बहुत कई दर्जे ऊंची थी। वो सिचुएशन है नहीं। दूसरा ये है कि बाहर की जो ग्रोथ और ट्रेड, आयात और निर्यात दोनों की जो एक रिश्ता था वो टूट चुका है। तीसरा ये है कि चाइना में जो एक्सपोर्ट होता था और उससे रिलेटेड जो इंपोर्ट हुआ करता था, चाइना पहले जो है 2 साल पहले तक भी वो एक्चुअली ये सारे आसपास के एशियन कंट्रीज को वो आउटसोर्स करता था, और उसका इंपोर्ट कंपोनेंट ऑलमोस्ट 50% के ऊपर होता था जो चाइनीज एक्सपोर्ट्स होते थे। लेकिन वो इतनी ड्रास्टिकली उसमें जो है वर्टिकल इंटीग्रेशन किया है, वो वापस रीलोकेट चाइना के अंदर प्रोडक्शन शिफ्ट कर चुका है, और चाइना की एक्सपोर्ट्स का इंपोर्ट कंपोनेंट बहुत फास्ट जो है घट के करीब 30-35% के करीब आ चुका है। तो ये फंडामेंटल चेंजेस हैं जिसको बैठ के समझ के और पॉलिसी रिस्पांस आना चाहिए। तो हम ये नहीं सोच सकते कि अगर ग्लोबल ट्रेड रिज्यूम करेगा पहले के जैसे 6-8-10% पे ग्रो करेगा, नहीं, वो ऐसा नहीं लग रहा। 2011 से लेकर अभी तक भी हर साल जो है 2 से 3 से 3.25, 3.5 से ऊपर परसेंटेज ग्रोथ उसकी नहीं हो पा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें भी यही देखना है कि पिछला अगर ट्रेंड देखें, एक्सपोर्ट जो है 3-4 महीने खूब ऊपर चलते हैं, हम सब बहुत खुश हो जाते हैं, फिर अगले 3-4 महीने में क्या होता है कि फिर एक्सपोर्ट्स नीचे आ जाते हैं। तो ये ट्रेंड जो है ऐसा ही है, ये सस्टेनेबल नहीं है और लो ग्रोथ सिनेरियो का है। तो इसलिए हमें उससे रिस्पॉन्ड करना है। समय थोड़ा सा कम बचा है। अजय शंकर जी, ये बताइए कि फिलहाल इंटरनेशनल जो वजह हैं उन पर तो हमारा काबू नहीं है, सही बात है, लेकिन जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो बैलेंस का जिक्र हो रहा है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि इंपोर्ट पे कुछ काबू किया जा सके जिससे कम से कम जो डेफिसिट लगातार बढ़ रहा है वो उतना ना बढ़े? नहीं, पहली बात तो ये है कि खासकर सोने को लेकर जो बात हो रही है। नहीं, सोना मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय जो वातावरण है वो हमारे लिए आगे वाले वर्षों में उतना फेवरेबल नहीं रहेगा जितना कि और देशों के लिए पिछले 30 सालों में रहा है। तो इसलिए हमारे लिए चुनौती और बड़ी है। दूसरी बात यह है कि जो हमें पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है वो कुछ हमें नए सोच के निकालने पड़ेंगे। लेकिन जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी की आपने बात कही वो बात बहुत गंभीर है, बहुत सही है कि सन 91 के रिफॉर्म्स के बाद एक वॉशिंगटन कंसेंसस नाम का फ्रेज़ निकला जिसमें ये था कि भाई हम बाज़ार की शक्तियों को छोड़ दें और हम सरकार जो है जितनी पीछे हट जाए उतना अच्छा हो। तो ये वॉशिंगटन कंसेंसस के तहत
है कि हम आजकल पूरी मेहनत करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जितना आगे पहुंच जाए बहुत अच्छा है। लेकिन जो कामयाब देश हुए हैं पूर्वी एशिया के, जापान, कोरिया, ताइवान, चीन, तो वहाँ पर वो मान के चले हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो हम करेंगे, लेकिन साथ साथ कुछ स्मार्ट नीतियाँ अपनाएंगे जिससे कि, जिसको इंडस्ट्रियल पॉलिसी आप कहिए, सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज़ कहिए, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को कम करिए, बट वो करिए जिससे आप कामयाब हो। मतलब बाजार की शक्तियों के सामने मिलकर कुछ आइए जिसमें आप और कामयाब हों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। तो इस फंडामेंटल सोच की जरूरत है इस समय, और एक चुनौती है, और मैं उम्मीद करूंगा कि इससे लोग इससे पार पा जाएंगे। वाशिंगटन कंसेंसस के बाहर जरा लेकिन बुनियादी तौर पर वापस दोबारा पॉलिसी को देखने की जरूरत है। यतीश जी, ये बताइए कि फिलहाल नौकरियों का जिक्र मैं फिर से करना चाहूंगी, क्योंकि इसकी एक राजनीतिक कीमत है और अर्थव्यवस्था को और राजनीति को हम दूर नहीं कर सकते। क्या इसमें जो मौजूदा नौकरियां हैं, क्या उनमें भी कमी आएगी, बजाय इसके कि जो नई नौकरियां पैदा होनी थी वो नहीं होंगी? देखिए, अगर अपैरल एक्सपोर्ट इसी तरह से गिरता रहा, अपैरल एक्सपोर्ट में जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर छोटे कारोबारी हैं, यानी कि उनका टर्नओवर 5 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में रहता है। बहुत कम बड़े कारोबारी हैं जिनका 1000 करोड़ से ऊपर है टर्नओवर। तो जब भी इस तरह की स्थिति आती है तो इनके पास जितने भी कारीगर होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर होते हैं, ये तुरंत साफ हो जाते हैं। मतलब अगर 3 महीने इनका धंधा कारोबार नहीं चला तो वो सब नौकरी से दूर हो जाते हैं। और ये सामाजिक संकट भी है। ये सामाजिक संकट है, और इसके हब हैं, इनके हब हैं। आप इनको बता सकते हैं, आप पहचान कर सकते हैं कि सूरत है, इंदौर है, अलवर है, जोधपुर है, इन जगहों पे जहाँ पे ये कारीगर हैं इनके पास नौकरी नहीं होती। फिर एक पलायन इनका वापस गाँव की तरफ होता है, तो हमें पता नहीं चलता कि ये कहाँ गए। लेकिन ये कार्रवाई जारी है। पिछले 1 साल 1.5 साल से ये लोग वापस जा रहे हैं, कम होते जा रही है इनकी, मैकेनाइजेशन बढ़ रही है इनकी। चीनी गांव में भी कुछ बाकी नहीं है, गांव में भी जमीनें बढ़ गई हैं, खेती में फायदा नहीं है। गांव के अब आप देखिए कि एक समय था, यहाँ से 65 किलोमीटर दूर एक इंडस्ट्रियल हब है मानेसर नाम का, जहाँ पे टेक्सटाइल और गारमेंट की कम से कम 60-65 कंपनियां थी। आज वो गिन चुन के 8-10 रह गई हैं। बिल्कुल। चलिए, समय बिल्कुल समाप्त हो गया है। डॉक्टर विषय है कि लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की ओर अभी तक हम ध्यान नहीं दे रहे। जो ध्यान हमें देना चाहिए वो हम नहीं दे रहे हैं, और आगे के लिए हमारे लिए बहुत गंभीर सवाल ये है कि समाज पे किस तरह का असर पड़ रहा है, उसको लेकर अलग अलग तरह के आंदोलन हम देख रहे हैं, गुजरात से लेकर कहाँ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के भी कारण बनते हैं। डॉक्टर झा, आखिरी कमेंट, लास्ट कमेंट। आरफा, मैं तो ये कहूंगा कि वो ध्यान देने की बात तो छोड़ दीजिए, हम उनकी तो कब्र खोद रहे हैं। जिस तरह की नीतियां हमने अपनाई हैं उसमें उनका इतना नुकसान हो रहा है, और कुछ का जिक्र हो चुका है। इनफैक्ट जो छोटे उद्योग हैं, तकरीबन इनका शेयर कुछ दिन पहले जो का आंकड़ा है कि एक्सपोर्ट्स में 40% था, इनका जीडीपी में सिर्फ 8% था, लेकिन एक्सपोर्ट्स में 40% था। अब उनकी हालत ऐसी चरमरा रही है, जैसा ये बता रहे थे यतीश जी। इसी तरह से सूरत में जब जेम्स एंड ज्वेलरी का संकट आया था, तकरीबन 60,000 परिवार सिर्फ गंजाम जिले में बुरी तरह प्रभावित हुए थे। 60,000 परिवार। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के लिंकेजेस हैं। बिल्कुल। तो मिला जुला के एक जो सीरियस रीथिंकिंग की जरूरत है, उसके लिए अगर हम नारे लगाते रहेंगे, और नारे लगाने से तो कुछ होना जाना है नहीं, तो और ये मैं सिर्फ वर्तमान सरकार के लिए दोषी नहीं करार रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि गंभीर समस्या है जिसके लिए जो हमें बहुत दिन से करना चाहिए था हम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। तो साफ तौर पर जिस तरह से बार बार हमको समझाया जाता है कि जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, यानी कि अगर जो बड़ा कारोबारी है वो ज़्यादा अमीर होगा, उसका कारोबार बड़ा होगा, तो नीचे तक जो जनता है उस तक भी पैसा किसी तरह से रिस तक पहुँचेगा। लेकिन यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एक्सपोर्टर्स का तो जितना नुकसान होगा ही होगा, लेकिन जो मामूली मजदूर हैं, जो सामान्य मजदूर हैं, जिनके लिए शायद हर रोज़ कमाना, हर रोज़ खाना है, वो भी अब मुश्किल होने जा रहा है। उम्मीद है कि सरकार कुछ कदम उठाएगी और हो सकता है कि जो वैश्विक स्थितियां हैं वो भी कुछ बेहतर हों आने वाले दिनों में। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। नमस्कार।